नमस्कार छात्रों, आज पुनः एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने विराम चिन्ह से संबंधित विराम चिन्ह का अलग अलग विराम चिन्ह का परिचय कराते हुए एक वीडियो पहले भी छोड़ा है, तो आप हमारे पहले के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे पहले के वीडियो को भी देख सकें। और यहाँ पर मैं उससे आगे बढ़ते हुए जो अल्प विराम होता है, विराम चिन्ह, अल्प विराम का मतलब थोड़ा ठहराव, जिसको थोड़ी देर के लिए रुकना कहा जा सकता है, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। तो अल्प विराम के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे भाषा में अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखता है, स्पेलिंग का, कॉमा का, पूर्ण विराम का, या जो भी अलग अलग प्रकार के विराम चिन्ह हैं, उसका प्रयोग अगर सही तरीके से सही जगह पर ना किया जाए तो वाक्य स्पष्ट नहीं हो पाता है, सही सही अर्थ नहीं निकल पाता है। इसलिए अलग अलग विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में सही सही जानकारी होना जरूरी है, तभी भाषा में शुद्धता आती है और स्पष्टता आती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला जो पॉइंट है इसमें है कि यदि वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, इससे, बल्कि, तथापि, इस तरह का कोई भी शब्द है, अव्यय है, तो उसके पहले अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि बोलो मगर धीरे से। तो यहाँ पर मगर क्या है? अव्यय पद है। अव्यय के पहले क्या लगा हुआ है? कॉमा लगाए हैं। तो यहाँ पर बोलो के बाद हल्का सा रुकना होता है, बोलो मगर प्यार से। इसका मतलब यहाँ पर सांस थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद फिर यहाँ से हम इस सेंटेंस को एक साथ बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वह आया लेकिन चला गया। तो यहाँ पर लेकिन क्या है? अव्यय है, और लेकिन के पहले यहाँ कॉमा लगा है। तो इस तरह से जो भी अव्यय पद है जो यहाँ दिया हुआ है, इन अव्यय पदों में से किसी का भी प्रयोग अगर वाक्य में हुआ है तो उसके पहले कॉमा का प्रयोग होता है। चलिए, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आते हैं कि यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आया है, वाक्य में एक ही तरह का शब्द आया है या एक ही तरह का वाक्य आ रहा है, तो उसके बीच में कॉमा लगाना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि राम, श्याम और मोहन दोस्त है। तो ये राम, मोहन, ये राम, श्याम और मोहन क्या है? तो ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक ही तरह का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या देखते हैं कि राम के बाद कॉमा लगा है, इसके बाद श्याम आया है, यहाँ पर ये और आ गया है, इसके बाद मोहन आया है। तो यहाँ पर राम और श्याम चूंकि एक ही तरह का नाम है, इसमें और भी आगे अगर नाम आता तो कॉमा लगा के लिखते। तो यहाँ पर राम के बाद श्याम आया है, दोनों आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए इस दोनों के बीच में कॉमा शब्द आया। दोनों एक ही प्रकार का शब्द है, तो इसलिए एक ही प्रकार का शब्द अगर वाक्य में लिखना है तो उसके बीच में कॉमा लगाना जरूरी होता है। उसी तरह से वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वाक्य ये है, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश है। इस पूरे वाक्य का एक अंश ये हुआ, एक अंश ये हुआ और तीसरा अंश ये हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वह आता है, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा है। वह आता है, यहाँ पर रुकेंगे, वह आता है, पढ़ता है और चला जाता है। इसका मतलब ये जो वाक्यांश है, इस वाक्यांश के बीच में कॉमा लगाना जरूरी होता है। तो इसी तरह से अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा में क्या है कि यदि वाक्य में यह, उसे, तब, अब, या तो आदि लुप्त हों, मतलब कहने का मतलब कि यदि वाक्य में इसका प्रयोग, यह का प्रयोग होना चाहिए था लेकिन वहां पर नहीं हुआ है, उसे का प्रयोग होना चाहिए था लेकिन वहां पर नहीं हुआ है, तब का प्रयोग होना था लेकिन नहीं हुआ,
अब का प्रयोग होना था लेकिन नहीं हुआ, तो का प्रयोग होना था लेकिन नहीं हुआ है, लुप्त है वहां पर। तो इस तरह से जहां पर भी ये शब्द लगना चाहिए था वहां पर अगर ये शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहां पर कॉमा लगाएंगे। जैसे पर यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण के लिए कि मैं जो कहता हूं, ध्यान से सुनो, तो मैं जो कहता हूं इसका मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द लुप्त है, यहाँ पर उसे लुप्त है, तो उसे के जगह पर क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं जो पूरा अगर वाक्य हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो, यहाँ पर उसे तो आया नहीं है, उसे यहाँ पर लुप्त है, इसलिए इस तरह का कोई भी शब्द है अगर वो लुप्त है, आना चाहिए था, नहीं लिखा गया है, इसका मतलब वहां पर कॉमा लगा करके फिर आगे के वाक्य को जोड़ेंगे। इसी तरह से कब वह गया कह नहीं सकता, कब वह गया कह नहीं सकता, मतलब गया के बाद रुकना है क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है। यहाँ पर कौन सा शब्द लुप्त है, तो यहाँ पर क्या है, यह लुप्त है, इसका मतलब यहाँ पर यह लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा है, इसका मतलब यह यहाँ पर लुप्त है। कहने का मतलब हुआ कि कब वह गया यह कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ यह तो है नहीं, यह यहाँ पर लुप्त है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, कोमा लगा है। तो यहाँ पर विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, यहाँ पर थोड़ा रुकना है, उसके बाद फिर ये आगे वाले सेंटेंस को बोलना है। तो कब वह गया कह नहीं सकता, तो यहाँ पर इस तरह का अगर वाक्य आता है जहाँ पर यह, उसे, तब, अब, तो इस तरह का अगर लुप्त है बीच में दो वाक्यों के बीच में, तो वहां पर कॉमा लगा करके फिर अगले वाक्य को जोड़ा जाता है। उसी तरह से चौथे पॉइंट में देखते हैं कि यदि वाक्य के आरंभ में हाँ, नहीं, बस, सचमुच, वस्तुतः इस तरह का कोई भी शब्द है, माना इस तरह के शब्दों से अगर वाक्य का शुरुआत होता है तो वहां पर क्या करेंगे, इन शब्दों के बाद में कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर पूरे वाक्य को पूरा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है कि हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ पर हाँ आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर वाक्य को पूरा करेंगे। हाँ मैं जानता हूँ, तो हाँ लगा करके थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से नहीं, यह तो गलत है, तो नहीं के बाद रुकना होता है, तो नहीं के बाद रुकेंगे तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, हल्का सा रुकते हैं, थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे, नहीं यह तो गलत है। तो इस तरह से हाँ, नहीं, बस, सचमुच, वस्तुतः, इस तरह का कोई भी शब्द अगर इस शब्दों के साथ अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो वहां पर कॉमा लगा करके तब आगे के वाक्य को लिखेंगे। इसके बाद कॉमा का प्रयोग और कम होता है, तो कॉमा का प्रयोग तिथि लिखने में होता है। जब तिथि लिखा जाता है वाक्य में या कहीं पर भी तिथि लिखते हैं तो वहां पर तिथि के बाद कॉमा दे करके तब वर्ष लिखा जाता है। यहाँ पर जैसे हम लिखे 15 अगस्त 1947, इसका मतलब 15 अगस्त तिथि है, तिथि के बाद क्या लगाए हैं, कॉमा लगाए हैं, उसके बाद वर्ष लिखे। तो इस तरह से तिथि के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। उसी तरह से ये छठे पॉइंट में क्या है कि पत्र में संबोधन के बाद जब पत्र की शुरुआत करते हैं तो संबोधन के साथ पत्र की शुरुआत करते हैं, उसके बाद कोई भी शब्द समाचार सूचक या कोई भी ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये नमस्कार सूचक शब्द, तो प्रिय, जैसे यहाँ पर लिखे प्रिय सुरेश, ये क्या है, संबोधन है, संबोधन के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कोई भी नमस्कार सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या आशीर्वाद, अगर छोटे को पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और संबोधन के बाद इस तरह का ये शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जब संबोधन का शब्द आएगा पत्र के शुरुआत में तो वहां पर संबोधन के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर कोई नमस्कार सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा कि 1 से लेकर के 6 बिंदु को हमने लिया है जहां पर कॉमा का प्रयोग होता है, मतलब अल्प विराम का प्रयोग होता है। और अल्प विराम का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारी बहुत हद तक ये जो अशुद्धियां होती है वो दूर हो जाएगा और नंबर कटने से बच जाएगा। तो इस तरह से आज अल्प विराम के बारे में हमने सीखा और इसी के साथ आज हम यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं। अगले दिन फिर से इसी से संबंधित या कुछ और तथ्यों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।